नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 9,800 करोड़ रुपए लागत की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का कर रहे हैं उद्घाटन। परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिए मिलेगा पानी। 6,200 से अधिक गांवों के करीब 29 लाख किसानों को सीधे तौर पर पहुंचेगा फायदा। शुक्रवार को राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि देश में किसान आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई में किसी भी किसान की नहीं हुई है मौत। आंदोलनरत किसानों और उनके परिवारों को मुआवजा संबंधी मुद्दा संबंधित राज्यों के पास है विचाराधीन। किसान आंदोलन के औपचारिक समापन के बाद घर वापसी कर रहे किसान। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से किसानों का लौटना जारी। साल भर से चल रहा था किसानों का विरोध प्रदर्शन। लोकसभा में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर हुई चर्चा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा दिल्ली और आसपास के इलाकों में पराली जलाए जाने के समाधान को लेकर हुई है प्रगति। और सबसे पहले आपको सीधे लिए चलते उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे और अभी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। उपेक्षा का कारण यहां की गरीबी, यहां का पिछड़ापन और इस क्षेत्र में लोगों के मन में राष्ट्रीयता का भाव तो था, लेकिन विकास के प्रति जो जज्बा होना चाहिए था उस जज्बे को पंख नहीं मिल पा रहे थे। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद के उन सभी सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज उसका साकार रूप देखते हुए मिल रहा है। मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इस क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी के साथ ही अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मात्र 4 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में 31 वर्ष पहले बंद हो चुके खाद कारखाने का उद्घाटन किया है। पहले की तुलना में 4 गुना बड़ी क्षमता के इस खाद कारखाने को उद्घाटन करने के साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवीपाटन कमिश्नरी के लोगों को कभी दिल्ली जाने का अवसर अगर प्राप्त हुआ होगा तो देश का सबसे बड़े हॉस्पिटल के रूप में एम्स की चर्चा कभी उन्होंने सुनी होगी, लेकिन आज एम्स गोरखपुर में आ गया है। बीमारी तो यहां पर दिमागी बुखार रहा हो, चाहे वह मलेरिया हो, कालाजार है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये आम बीमारी थी, इसका उपचार नहीं होता था, बल्कि अज्ञात बीमारी मान करके लोगों को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेंटर, हर प्रकार की इस प्रकार की बीमारियों की जांच का केंद्र बना दिया है और उसका भी लोकार्पण किया है। 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण 7 तारीख को किया है। इससे पहले 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन सिद्धार्थनगर से किया था। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को दिया।
और आज हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए सरदेव अटल जी की इस कर्म भूमि पर, मां पाटेश्वरी की इस भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। भाइयों बहनों, ये राष्ट्रीय परियोजना 1972 में इस योजना को सहमति मिली थी और 1972 में मेरा जन्म भी हुआ। यानी मेरा 1972 में जन्म हुआ। हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से जनता जनार्दन की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन सरयू नहर परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इन सपनों को भी पंख लगाया तब जब 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना बनी। लेकिन भाइयों बहनों, पहले 2 वर्षों में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रुचि नहीं ली। उससे पहले की सरकार, चाहे वह कांग्रेस की रही हो, बहुजन समाज पार्टी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो, उनके अंदर तो रुचि थी ही नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना आ गई तब भी लोगों ने रुचि नहीं ली। और परिणाम क्या था? 1978 से प्रारंभ हुई योजना 2017 तक आते आते लगभग 40 साल बीत गए और 40 वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन योजनाओं का रिव्यू करना प्रारंभ कर दिया, समीक्षा प्रारंभ कर दी, देश के अंदर 100 ऐसी परियोजनाओं को लिया और उत्तर प्रदेश से कहा गया कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करना है। दुगना करने के लिए आवश्यक है कि सिंचाई की इन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से उत्तर प्रदेश की जिन 18 परियोजनाओं को इसके लिए चयन किया गया था, उनमें से 17 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 17 परियोजनाओं को पूरा होने के साथ उत्तर प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। ये तब संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना लागू करके पैसे की कमी कहीं नहीं आने दी और किसानों की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। एक परियोजना उत्तर प्रदेश की मात्र है जिस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, वह है मध्य गंगा परियोजना। 3 जनपदों को जोड़ती है। लेकिन भाइयों बहनों, देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक इस सरयू नहर परियोजना बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, इन जनपदों को, जिन क्षेत्रों में लोगों ने सपना नहीं देखा था, मुझे याद है मैं जब 1.5 महीने पहले बलरामपुर जिले में आया था तो बलरामपुर का एक किसान मेरे पास आया था। तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से हम सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां आज महत्वपूर्ण किसानों के लिए एक सिंचाई परियोजना शुरुआत की जाएगी, जिसका फायदा जो है आने वाले दिनों में किसानों को मिलेगा। और बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर, बात करते हैं राज्यसभा की। शुक्रवार को राज्यसभा और लोकसभा में बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से कामकाज पूरा हुआ। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि देश में किसान आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई में किसी भी किसान की मृत्यु नहीं हुई है। आंदोलनरत किसानों और उनके परिवारों को मुआवजा संबंधी मुद्दा संबंधित राज्यों के पास विचाराधीन है। वहीं लोकसभा में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाया गया। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में पराली जलाए जाने के समाधान को लेकर काफी प्रगति हो चुकी है। हमने जो एयर क्वालिटी कमीशन एक्ट बनाया है,
उसके सेक्शन 14 और 15 में स्टबल बर्निंग पराली को पूरी तरीके से हमने डीक्रिमिनलाइज किया है। दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने पराली के लिए जो मशीन है उसके लिए 700 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई। पराली को हम खाद के रूप में प्रयोग करें, इसके लिए 1 लाख एकड़ ज़मीन हरियाणा में, 1 लाख एकड़ ज़मीन पंजाब में, 6 लाख एकड़ ज़मीन यूपी में डीकम्पोजिशन के लिए की गई। और किसान आंदोलन की समाप्ति की घोषणा के बाद दिल्ली से सटे सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम जगहों से किसान घर वापसी शुरू कर देंगे। किसान नेताओं ने कहा कि 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर से बैठक होगी, जिसमें समीक्षा होगी। बीते 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापसी का ऐलान कर दिया था। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे किसान जो हैं वो घर वापसी कर रहे हैं सरकार के एक अहम फैसले के बाद। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे गुड़ की मिठास अच्छी लगेगी। जी हां, आपको बता दें कि जब आप मेरठ हाईवे से निकलते हैं तो हाईवे के किनारे बन रहे कोल्हू से आती गुड़ की खुशबू अच्छी लगती है। कोविड-19 की वजह से 2 साल बंद रहे कोल्हू इस बार काम कर रहे हैं। गुड़ बनाने का तरीका जो आज से 100 साल पहले था वही चलता आ रहा है। बदला है तो बस गन्ने का रस निकालने का तरीका। पहले कोल्हू बैल चलाया करते थे, अब इंजन से गन्ने का रस निकाला जाता है। मेरठ में गुड़ निकालने वालों ने बताया कि इस बार गुड़ की अच्छी डिमांड है और ठंड के समय में यह डिमांड खास तौर पर और बढ़ जाती है। और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर में स्मार्ट सिटी मिशन एवं नगर निगम के अंतर्गत निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करने के बाद कहा कि बुंदेलखंड के मेहनती किसानों के खेतों में पर्याप्त पानी आ जाए तो ये किसान पंजाब, हरियाणा नहीं दुनिया के किसी भी राज्य के किसान को मात दे देंगे। सागर में आईटीआई इंप्लीमेंट करके सागर के नौजवानों को रोजगार देना है, सागर के छोटे छोटे व्यापारियों को रोजगार देना है। देखिए हमारा काम है जनता की तस्वीर बदलने का और सागर की बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का। उस काम में हम लगे हैं। आज मैं एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि बुंदेलखंड के विकास के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया और इतनी अपेक्षा करता हूँ कि आप सबका प्यार और आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे तो सागर भी बढ़ता रहेगा, बुंदेलखंड भी बढ़ता रहेगा, मध्य प्रदेश भी बढ़ता रहेगा और मामा की जिंदगी भी सफल और सार्थक हो जाएगी। आपकी जिंदगी बदल के आप सबका सहयोग चाहिए। और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता कार्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में मेघालयन एज स्टोर का शुभारंभ करते हुए कहा कि दुनिया ने अभी पूर्वोत्तर की अपार क्षमता नहीं देखी है। उन्होंने कहा कि मेघालय के शहतूत पर पाले जाने वाले कीड़ों से बने रेशम के अलावा पूर्वोत्तर के शॉल, बांस, हस्तशिल्प और विभिन्न अनोखे उत्पादों का विशाल बाजार बन सकता है, जो न सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया आपका मंच है। गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब तक कि भारत के पूर्वोत्तर और पूर्वी भाग पश्चिमी और दक्षिण भारत के समकक्ष नहीं आ जाएंगे, देश विकास नहीं कर सकता। पीयूष गोयल ने एक ऐसे स्टोर की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को बधाई दी, जहां राज्य के 43,000 से अधिक बुनकरों और स्थानीय शिल्पकारों को एक ही छत के नीचे मेघालय की समृद्ध संस्कृति, विरासत, कला और राज्य के विशिष्ट उत्पादों को पेश करने का मौका मिलेगा। ये स्टोर राज्य के कुटीर उद्योग को भी समर्थन देगा। साथ ही गोयल ने कहा कि मेघालय के हमारे शिल्पकारों, बुनकरों और दस्तकारों की शानदार कृतियों को देखने के बाद मैं बस यही कह सकता हूं कि हम जो देख रहे हैं वह सूरज की एक किरण मात्र है। जो दिख रहा है उसकी तुलना में आपकी क्षमता अपार है। और सिक्किम में मशीनों की सहायता से खेती करने की परियोजना को सिक्किम सरकार का खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास विभाग क्रियान्वित कर रहा है। सिक्किम मशीनों की सहायता से खेती करने की परियोजना पर लगातार काम कर रहा है। इसके तहत सिक्किम सरकार का खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास विभाग लगातार किसानों को जागरूक कर रहा है ताकि किसानों को मशीनों से जोड़कर आधुनिक बनाया जा सके। परियोजना की स्वीकृत लागत है 504.05 लाख रुपए की परियोजना जो है स्वीकृत की गई है। पूर्वोत्तर परिषद का योगदान जो है इसमें 453.65 लाख रुपए और इसका मकसद यही है कि किसानों को उन्नत तकनीक से जोड़ा जाए। राज्य सरकार इसमें 50.40 लाख रुपए का अपना बजट देगी। इसका मकसद यही कि जो वहाँ के स्थानीय किसान हैं उनको कैसे आधुनिक बनाया जाए। परियोजना के स्थान सिक्किम के पूर्वी, पश्चिम और उत्तर दक्षिण जिले के किसानों को शामिल किया जाएगा। परियोजना का जो उद्देश्य है
किसानों की आमदनी को बढ़ाना। वैसे भी सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना। ये छोटे छोटे प्रयास हैं। खेती कार्य के पशुओं का भी समुचित उपयोग किया जाएगा, यानी कि पशुपालन को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा इसके माध्यम से। और इसका जो लक्ष्य है वो सक्रियता सुनिश्चित करना है, यानी कि जो किसान है, जो युवा हैं, वो खेती में सक्रिय हों। कृषि उत्पादन में लगने वाली विभिन्न इकाइयों की लागत को कम करना, यानी कि जो खेती में लागत है उसको धीरे धीरे कम करना है, आमदनी बढ़ाना है, खेती की आय बढ़ाना और समग्र आर्थिक विकास में योगदान करना है। समग्र आर्थिक विकास योगदान की बात करते हैं तो उसमें जीरो बजट खेती की हम बात करते हैं। बिजली से चलने वाले खेती के उपकरणों से समय की बचत होती है और पर्याप्त मात्रा में सिंचाई भी हो जाती है। और चलिए अब बात करते हैं देश भर की मंडी भाव की और देखते हैं कि देश की अलग अलग अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या है भाव। पिछले वर्ष की तरह ही खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से धान की खरीद सुनिश्चित रूप से चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से 8 दिसंबर को प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 326 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। धान की खरीद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से की गई है। आपको बता दें कि अब तक लगभग 25,94,000 किसान 63,897.73 करोड़ रुपए की एमएसपी मूल्य के साथ धान की खरीद कार्य से लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं धान की आवक इन दिनों अधिकांश कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में धान के भाव स्थिर रहे, हालांकि कुछ मंडियों में इसके सौदे बढ़त के साथ हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के अनुसार धान का कटोरा कहा जाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ की तखतपुर मंडी में 9 दिसंबर को धान का भाव रहा 1,940 रुपए। 10 दिसंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,940 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राज्य की बिलासपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 दिसंबर को धान 1,940 रुपए पर बिकी, जबकि केरल की पुलपल्ली मंडी में धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 दिसंबर को धान का भाव रहा 1,850 रुपए। 10 दिसंबर को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 1,950 रुपए पर हुए। ओडिशा की अटाबिरा मंडी में 9 दिसंबर को धान का भाव था 1,940 रुपए। 10 दिसंबर को इसके सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,940 रुपए पर हुए। धान के भाव में स्थिरता का सिलसिला उत्तर प्रदेश की मंडियों में भी देखने को मिला है। यहाँ ज्यादातर मंडियों में शुक्रवार को धान के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। बहराइच मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1,940 रुपए। पीलीभीत मंडी में भाव रहा 1,940 रुपए। सिरसा मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1,940 रुपए, जबकि राज्य की ही रामपुर मंडी में इस दौरान सामान्य क्वालिटी के धान के सौदे 2,150 रुपए पर हुए। धान की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में बीते कुछ समय से पीछे चल रही धान की बुआई ने अब रफ्तार पकड़ ली है। बीते साल के मुकाबले रबी धान का रकबा 36,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सीजन में धान की कुल बुआई 9,74,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 9,38,000 हेक्टेयर ही रहा था। बीते कुछ समय से आगे चल रहे उड़द के रकबे में अब कमी देखने को मिल रही है। चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही रबी उड़द की बुआई का रकबा 28,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 3,22,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 3,50,000 हेक्टेयर में रहा था, जबकि देश भर में कुल दलहनी फसलों की बुआई का रकबा 50,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। चालू रबी सीजन में दलहन की बुआई 1,13,98,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है।
जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,13,48,000 हेक्टेयर ही रहा था। उड़द के हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 9 दिसंबर को उड़द का भाव था 5,430 रुपए। 10 दिसंबर को इसके भाव में 270 रुपए का उछाल आया और भाव 5,700 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की जेतपुर मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यह 9 दिसंबर को उड़द का भाव रहा 7,255 रुपए। 10 दिसंबर को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 7,355 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की मालपुरा मंडी में उड़द के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 9 दिसंबर को उड़द का भाव था 5,750 रुपए। 10 दिसंबर को इसके सौदों में 450 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,300 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में गुरुवार को उड़द का भाव रहा 6,915 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 5 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,920 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो बहराइच मंडी में शुक्रवार को उड़द का भाव रहा 7,500 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए। तुलसीपुर मंडी में उड़द 7,500 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की उतरौला मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 7,530 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। फसल वर्ष 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की पैदावार। और एक बार फिर आपको उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले पर ले लिए चलते, जहां पर प्रधानमंत्री सरयू राष्ट्रीय परियोजना को आज उद्घाटित करेंगे। श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कौशल किशोर जी, राज्य सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह, रमापति शास्त्री, मुकुट बिहारी वर्मा, ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, बलदेव औलाद जी, श्री पलटूराम जी, मंच पर उपस्थित सभी संसद के मेरे साथीगण, सभी आदरणीय विधायकगण, जिला पंचायतों के सदस्य और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्रांतिकारियों की इस धरती ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया है। राजा देवी बख्श सिंह, राजा कृष्ण दत्तराम और पृथ्वीपाल सिंह जैसे पराक्रमियों ने अंग्रेजी शासन से लोहा लेने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की जब जब बात होगी, बलरामपुर रियासत के महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह के योगदान का उल्लेख जरूर होगा। बलरामपुर के लोग तो इतने पारखी है कि उन्होंने नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में 2 भारत रत्नों को गढ़ा है, उन्हें संवारा है। साथियों, राष्ट्र निर्माताओं और राष्ट्र रक्षकों की इस धरती से मैं आज देश के उन सभी वीर योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए
बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। एक सैनिक सिर्फ उसी समय तक सैनिक नहीं रहता जितने दिन वो सेना में रहता है। उसका पूरा जीवन एक योद्धा की तरह होता है। अनुशासन, देश की आन बान शान के लिए वो हर पल समर्पित होता है। गीता में कहा गया है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना शस्त्र उसे छिन्न भिन्न कर सकते हैं, ना अग्नि उसे जला सकती है। जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ वे जहां होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का काम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान, तीनों सेनाओं में तालमेल सुदृढ़ करने का अभियान, ऐसे अनेक काम तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। भारत दुख में है, लेकिन दर्द सहते हुए भी हम ना अपनी गति रोकते हैं और ना ही हमारी प्रगति। भारत रुकेगा नहीं, भारत थमेगा नहीं। हम भारतीय मिलकर और मेहनत करेंगे। देश के भीतर और देश के बाहर बैठी हर चुनौती का मुकाबला करेंगे। भारत को और शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगे। साथियों, यूपी के सपूत देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। मैं मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करता हूं। देश आज वरुण सिंह जी के परिवार के साथ है। जिन वीरों को हमने खोया है, उनके परिवारों के साथ है। भाइयों और बहनों, राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखते हुए देश आज हर वो काम कर रहा है जो 21वीं सदी में हमें नई ऊंचाई पर ले जाए। देश के विकास के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि पानी की कमी कभी बाधा न बने। इसलिए देश की नदियों के जल के सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरयू नहर
राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। दशकों से आप इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी की जल शक्ति अब इस क्षेत्र में समृद्धि का नया दौर लेकर आने वाली है। बलरामपुर के साथ साथ बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर के सभी साथियों को, लाखों मेरे किसान भाइयों बहनों को आज हृदय से बहुत बहुत बधाई देता। बारिश के मौसम में इस क्षेत्र में जो परेशानियां आती हैं उनका हल निकालने में इससे मदद मिलेगी। और मैं जानता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे यहां तो इतिहास गवाह है, अगर किसी ने प्यासे को एक प्याला भर पानी पिला दिया होता है तो वो इंसान जीवन भर कभी उस ऋण को भूलता नहीं है, जीवन भर उस इंसान को भूलता नहीं। और आज लाखों किसानों के प्यासे खेत जब पानी प्राप्त करेंगे, मुझे पक्का भरोसा है आपके आशीर्वाद जीवन भर हमें काम करने की ताकत देंगे, आपके आशीर्वाद हमें नई ऊर्जा देंगे। भाइयों बहनों, आज मैं ये भी कहना चाहूंगा, विशेष रूप से वो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उनके लिए सिंचाई की ये व्यवस्था जीवन बदलने वाली होती है। जैसे कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा हो, उसको ब्लड की जरूरत हो, लहू की जरूरत हो, रक्त की आवश्यकता हो, और जैसे ही डॉक्टर रक्त ला करके उसको चढ़ाएं और उसकी जीवन बच जाता है, इस पूरे क्षेत्र के खेतों को ऐसी ही नई जिंदगी मिलने वाली है। साथियों, बलरामपुर की मसूर दाल का स्वाद तो बीते सालों में देश भर में फैला ही है। अब पारंपरिक फसलों के साथ साथ इन क्षेत्रों के किसान अधिक दाम देने वाली, अधिक आय देने वाली दूसरी फसलों की खेती भी व्यापक रूप से कर पाएंगे। साथियों, सार्वजनिक जीवन में मुझे एक लंबे समय से काम करने का सौभाग्य मिला है। मैंने पहले की कितनी ही सरकारें देखी है, उनका कामकाज भी देखा है। इस लंबे कालखंड में जो मुझे सबसे अधिक अखरा,
जिससे मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा हुई है वो है देश के धन, देश के समय और देश के संसाधनों का दुरुपयोग, उसका अपमान। सरकारी पैसे हैं तो मुझे क्या, मेरा क्या, ये तो सरकारी है। ये सोच देश के संतुलित और संपूर्ण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। इसी सोच ने सरयू नहर परियोजना को लटकाया भी भटकाया भी। आज से करीब 50 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ था। आप सोचिए 50 साल के बाद आज इसका काम पूरा हो रहा है। जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था, ये सिर्फ यहां के नागरिक नहीं, देश के नागरिक भी इस बात को समझे, हिंदुस्तान का हर नागरिक समझे, हिंदुस्तान का मेरा नौजवान समझे, जो अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता है, वो मेरा देश का हर नौजवान समझे। साथियों, जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। जरा आप बोलेंगे कितनी लागत थी उस समय जब शुरू होना था तब? कितनी थी? कितनी थी? 100 करोड़। और आज कहां पहुंचा मालूम है? आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। 10,000 करोड़ कितना? कितना? पहले होना था 100 करोड़ में, आज हुआ 10,000 करोड़ में। ये पैसा किसका था भाइयों? ये पैसा किसका था? ये धन किसका था? आपका था कि नहीं था? इसके मालिक आप थे कि नहीं थे? आपके मेहनत का एक एक रुपया सही समय पर सही काम के लिए उपयोग होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? जिन्होंने नहीं किया वे आपके गुनहगार है कि नहीं है? आपके गुनहगार है कि नहीं है? ऐसे लोगों को आप सजा देंगे कि नहीं देंगे? पक्का देंगे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहले की सरकारों की लापरवाही की 100 गुना ज्यादा कीमत इस देश को चुकानी पड़ी है। हमारे इस क्षेत्र के लाखों किसानों को भी अगर सिंचाई का यही पानी अगर 20 साल 30 साल पहले मिला होता, आप कल्पना कर सकते थे? अगर मेरे किसान के पास पानी होता, पिछले 25-30 साल में पानी उसके पास पहुंचा होता, तो वो सोना पैदा करता कि नहीं करता? देश का खजाना भर देता कि नहीं भर देता? अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी कर पाता कि नहीं कर पाता? भाइयों बहनों, दशकों से इस देरी की वजह से मेरे यहां के किसान भाइयों बहनों का भी अरबों खरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। वैसे साथियों, जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी।
कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। साथियों, कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। 2014 में जब मैं सरकार में आया था तो ये देखकर हैरान था कि देश में सिंचाई की 99 बड़ी परियोजनाएं, 99 परियोजनाएं जो देश के अलग अलग कोनों में दशकों से अधूरी पड़ी है। हमने देखा कि सरयू नहर परियोजना में कितनी ही जगहों पर नहरें आपस में जुड़ी ही नहीं थी, पानी आखिरी छोर तक पहुंचाने की व्यवस्था ही नहीं थी। सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया था, उससे ज्यादा काम हमने 5 साल से पहले करके दिखाया है। साथियों, यही तो डबल इंजन की सरकार है, यही तो डबल इंजन सरकार के काम का रफ्तार है। और आप याद रखिए, योगी जी के आने के बाद हमने बाण सागर परियोजना का लोकार्पण किया। कुछ दिन पहले ही अर्जुन सहायक नहर परियोजना का लोकार्पण किया। इसी हफ्ते गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर कारखाने और एम्स का लोकार्पण किया गया, उनका भी बरसों से इंतजार हो रहा था। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी फाइलें बरसों से चल रही थी, लेकिन इस एयरपोर्ट को भी शुरू करवाने का काम डबल इंजन की सरकार ने ही किया है। साथियों, हमारी सरकार किस तरह बरसों पुराने सपनों को साकार कर रही है, इसका एक और उदाहरण केन बेतवा लिंक परियोजना भी है। सालों से इस परियोजना की मांग हो रही थी। अभी 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है और इस पर 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है, 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये परियोजना बुंदेलखंड को जल संकट से मुक्ति दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। भाइयों और बहनों, आज देश में आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जो छोटे किसानों की सूद ले रही है। पहली बार 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे किसानों को सरकारी लाभ से, सरकारी सुविधा से जोड़ा गया है। बीज से लेकर बाजार तक, खेत से लेकर खलिहान तक उनकी हर तरह से मदद की जा रही है। इन छोटे किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के हजारों करोड़ रुपए सीधे भेजे जा रहे हैं। उनकी आय बढ़ाने के लिए उन्हें खेती से जुड़े अन्य विकल्पों की तरफ भी प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे विकल्प जिसमें बहुत बड़ी जमीन की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें इसका मार्ग दिखाया जा रहा है। इसी सोच के साथ पशुपालन हो, मधुमक्खी पालन हो,
या फिर मछली पालन, इनके लिए राष्ट्रीय स्तर नई योजनाएं शुरू की गई है। आज भारत दूध उत्पादन के मामले में दुनिया में अग्रणी है ही, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, आज हम शहद, हनी, मधु, आज हम शहद निर्यातक के रूप में भी विश्व में अपना स्थान बना रहे हैं। हमारी सरकार के प्रयासों की वजह से बीते 7 वर्षों में शहद का निर्यात बढ़कर करीब करीब 2 गुना हो गया है और इससे किसानों की 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। भाइयों और बहनों, किसान की आय बढ़ाने का एक और विकल्प बायोफ्यूल भी है। हम खाड़ी का तेल से चलाते थे, अब हम झाड़ी का तेल भी लेकर के आ रहे हैं। बायोफ्यूल की अनेक फैक्ट्रियां यूपी में बनाई जा रही हैं। बदायूं और गोरखपुर में बायोफ्यूल के बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। यहां पास में गोंडा में भी इथेनॉल का एक बड़ा प्लांट बन रहा है। इसका लाभ इस क्षेत्र के बहुत से किसानों को होगा। गन्ने से इथेनॉल बनाने के अभियान में भी यूपी अग्रणी भूमिका की ओर बढ़ रहा है। बीते 4.5 साल में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल यूपी से खरीदा गया है। योगी जी की सरकार जब से आई है, तब से गन्ने के भुगतान में भी बहुत तेजी आई है। एक समय 2017 से पहले का भी था, जब गन्ना किसान सालों साल बकाया मिलने के लिए इंतजार करते थे। पिछली सरकारों के दौरान जहां 20 से अधिक चीनी मिलों में ताला लग गया, वहीं योगी जी की सरकार ने इतनी ही चीनी मिलों का विस्तार और आधुनिकीकरण किया है। मैं आज बलरामपुर से देश भर के किसानों को एक विशेष निमंत्रण भी देना चाहता हूं और मैं चाहूंगा सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, देश भर के किसान मेरे इस निमंत्रण का स्वीकार करें और मेरे साथ जुड़े। मेरा निमंत्रण किस बात का है? इसी महीने 5 दिन के बाद 16 तारीख को, 16 दिसंबर को सरकार प्राकृतिक खेती पर, नेचुरल फार्मिंग पर एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही है। हमारे एक पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है कि आप 16 दिसंबर को टीवी के माध्यम से या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जरूर इस कार्यक्रम में जुड़िए। आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। यह आपको बहुत लाभकारी होने वाला है। साथियों,
आपकी हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए आपका जीवन आसान बनाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसकी छाप आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे गरीब के पक्के घर में भी दिखेगी। पीएम आवास के तहत मिल रहे घरों में इज्जत घर यानी शौचालय है, उज्ज्वला की गैस है, सौभाग्य योजना का बिजली कनेक्शन है, उजाला का एलईडी बल्ब है, हर घर जल योजना के तहत मिल रहा पानी का कनेक्शन है। और मुझे तो खुशी तब होती है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में कभी दौरा कर चुका हूं, मुझे मालूम है जब यहां मेरे थारू जनजाति के भाई बहनों को भी इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो भी हमें खुशी भी ज्यादा होती है और हमें आशीर्वाद भी ज्यादा मिलता है। साथियों, हमारे यहां सदियों से एक तौर तरीका चला आ रहा है कि घर होगा। मेरी माताएं बहनें मेरी बात जरूर समझें और मेरे पुरुष भाई भी अपने घर में बताएं। हमारे यहां एक मान्यता चली, परंपरा चली, व्यवस्था चली। वो क्या? घर होगा तो पुरुष के नाम, दुकान होगी तो पुरुष के नाम, गाड़ी होगी तो पुरुष के नाम, खेत होगा तो पुरुष के नाम। महिलाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। कुछ होता है क्या महिलाओं के नाम पर? नहीं होता है ना। मैं आपकी पीड़ाएं जानता हूं बराबर माताएं बहनें, और इसलिए हमने क्या किया, मुझे खुशी है, हमने क्या किया, पीएम आवास योजना के तहत जो घर बन रहे हैं ना, ज्यादातर घरों का मालिकाना हक हमने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को दे दिया है। इस वजह से देश में ऐसी बहनों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिनके अपने नाम पर कम से कम एक प्रॉपर्टी तो है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से यूपी के 30 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा नए घर बनाने के लिए अभी हमारी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। यानी जिनको अभी तक पक्के घर नहीं मिले उन्हें आने वाले समय में भी जरूर मिलेंगे। साथियों, जब सरकार संवेदनशील हो, गरीबों की सुनती हो, उनका दुख दर्द समझती हो तो फर्क आता ही है। आता है कि नहीं आता है? फर्क आता है कि नहीं आता है? फर्क आता है कि नहीं आता है? अभी देश 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ रहा है। कोरोना आने के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। हर किसी ने कम अधिक मात्रा में कोरोना की वजह से कष्ट सहा। लेकिन साथियों, इस कोरोना काल में हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है कि कोई गरीब भूखा न सोए। और अभी इसलिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रहे मुफ्त राशन के अभियान को होली से आगे तक बढ़ा दिया गया है। गरीबों को मुफ्त राशन पर सरकार 2,60,000 करोड़ रुपए
उससे भी ज्यादा खर्च कर रही है। भाइयों और बहनों, पहले जो सरकार में थे, आप जानते हैं ना, अच्छी तरह जानते हैं ना, पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो बाहुबलियों को बढ़ाते थे। आज योगी जी की सरकार गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी सभी को सशक्त करने में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे। आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले यूपी की बेटियां घर से निकलने से 100 बार सोचने के लिए मजबूर थी। आज अपराधी गलत काम से पहले 100 बार सोचता है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले बेटियां घर में दुबक कर रहने को मजबूर थी। अब यूपी के अपराधी जेल में दुबकते हैं। तभी तो कहते हैं फर्क साफ है। साथियों, आज मैं एक और योजना के बारे में जरूर बताना चाहता हूं जो यूपी के लोगों की बहुत मदद करने वाली है। और ये योजना है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत आज गांवों में प्रॉपर्टी की मैपिंग कराकर घरों के, खेतों के मालिकाना हक के कागज लोगों को दिए जा रहे हैं। ये अभियान कुछ ही समय में यूपी के हर गांव तक पहुंचने वाला है। इससे आपको अवैध कब्जे के डर से मुक्ति मिलेगी और बैंकों से मदद लेना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अब गांव के युवाओं को बैंक से अपने काम के लिए पैसा जुटाने में दिक्कत भी नहीं आएगी। साथियों, हम सभी को मिलकर उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाना है। उत्तर प्रदेश की नई पहचान देनी है। उत्तर प्रदेश को दशकों पीछे धकेलने वाले लोगों से आपको निरंतर सतर्क रहना है। भाइयों बहनों, एक बार फिर से आप सभी को सरयू नहर परियोजना के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके ओजस्वी संबोधन के लिए। हमेशा की तरह इस बार
तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से हम सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को उत्तर प्रदेश को सौंपा। इससे आने वाले दिनों में सिंचाई के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। लगभग 29 लाख से अधिक किसान इससे सीधे तौर से लाभान्वित होंगे और सिंचाई का जो रकबा है वो बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जो सूखे की समस्या थी, अगर पूर्वांचल की बात करें तो बाढ़ की एक बड़ी समस्या थी, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगा और इसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को मिलेगा। तो किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।